So we've covered this topic, which is discussing about what is network. So again, going to revise as in like what is it that we have covered up till within 2 days. So network is a group of computers or group of networking devices connected together for the purpose of exchanging the information. What is the actual requirement? What does it brings to you? नेटवर्क क्या काम करता है? जो काम आप पहले बैंक के अंदर लाइन में लगकर खड़े होकर करते थे, वो आज के टाइम में आप ऑनलाइन फटाफट से कर लेते हो. क्यों? क्या हो रहा है उसकी वजह से? आपका अल्टीमेटली लाइन में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है. ये वो बात लगे, अभी भी मोदी जी ने चक्कर कटवा दिए थे, बट दैट्स अ थिंग. सो ह्यूमन एफर्ट्स कम लग रहे हैं, टाइम आपका बचा है. ऑनलाइन बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लेते हो, अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लेते हो. पहले क्या करना पड़ता था? मार्केट घूमो, मॉल घूमो, इधर जाओ उधर जाओ. आज के टाइम में घर पे बैठे बैठे सब घर पर डिलीवर हो जाता है, बस एक टैप करा एंड ऑल दैट. सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ बेसिकली हेल्पिंग अस to improve our life and the way of living, right? Ultimately, so requirement of creating a network बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती है आपको? ऑब्वियसली कंप्यूटर्स, हैंडल डिवाइसेस, फ़ोन वगैरह चाहिए, साथ साथ राउटर्स, स्विचेस, कनेक्टिंग इक्विपमेंट्स, केबलिंग वगैरह, ये सब की ज़रूरत पड़ती है. तो ये फिज़िकल कनेक्शंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या है. मेरे को एक बात बताओ, आप बिगर ब्राउज़र के क्या आप कोई वेबसाइट खोल सकते हो बिगर ब्राउज़र के? पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल. सो दैट इज़ अ लॉजिकल. ब्राउज़र क्या आप हाथ लगा सकते हो ब्राउज़र को? नहीं लगा सकते. इट्स अ लॉजिकल रिक्वायरमेंट. सो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर किस काम का? कुछ कर सकते हो? ठीक है. सो अगेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज ऑल्सो अ लॉजिकल रिक्वायरमेंट, whereas physical requirement is your computer, of course, the routers and the switches, the NIC card and everything, right? So ये आपकी requirement है. Besides that, logical के अंदर आपके protocols वगैरह भी आ जाते हैं. IP, बिगर IP के communication ही नहीं हो पॉसिबल है. तो IP क्या है? It's a logical protocol, logical thing, right? On the basis of that you communicate. तो इसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जब हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी तो हमने लैन और वैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था. सो ओवर हियर ऑल्सो वी हैव लैन एंड वैन विच इज़ अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल साइजेस, राइट? लैन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रूम और अ पर्टिकुलर मे बी a room or a hall, a building, right? ठीक है. whereas van is like across the globe. ठीक है. तो पूरा का पूरा ग्लोब भी आ जाता है. WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसीलिए तो बोला जाता है वर्ल्ड वाइड. सो ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेशन वी हैव प्राइवेट नेटवर्क एंड पब्लिक नेटवर्क. कल आपने आईपी एड्रेसिंग स्कीम्स देखी थी जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क की रेंज देखी थी, राइट? सो जहाँ पर आपकी प्राइवेट की रिक्वायरमेंट है आप प्राइवेट यूज़ करोगे, जहाँ पर आपको पब्लिक की रिक्वायरमेंट है मतलब ISP या इंटरनेट के ऊपर जाना है, तो दैट मीन्स यू विल बी यूजिंग पब्लिक IP एड्रेस. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क, वैन, ISP का नेटवर्क क्या कहलाएगा? पब्लिक नेटवर्क. जब आप अपने इंटरनली नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो दैट मीन्स यू विल हैव व्हाट? प्राइवेट नेटवर्क, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नल्स ऑल्सो वी कैन डिवाइड the net type of network, where one is a baseband and one is a broadband. Broadband is an analog signals, whereas baseband is a digital signals, right? So on the basis of the signals also you can divide the network type, right? और भी बहुत सारे मिलेंगे, बट मोरलेसली जनरलाइज फॉर्म के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो लैन और वैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट ऑल्सो, मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ अपने टॉरेंट. लगभग मोस्ट ऑफ यू आर प्रॉब्ली अवेयर ऑफ टॉरेंट, राइट? अब टॉरेंट की बेसिस के ऊपर कैसे नेटवर्क चलता है? टॉरेंट का नेटवर्क, हाउ इट वर्क्स, राइट? इट इज़ अ पीयर टू पीयर basically network, peer to peer. No dedicated role is being given to any of the machine. मतलब आपके कंप्यूटर्स को डेडिकेटेड रोल नहीं है. आपका कंप्यूटर किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए एक होस्ट हो सकता है where it is probably downloading certain data from some other computer, whereas on the same very time
it can become a server for any other host. कहने का मतलब ये, सपोज आपने सबसे पहला एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर एक एक्स फाइल थी, मतलब कोई एक वीडियो थी, आपकी मूवी थी, ABC हमारी मूवी थी। अब ये आपका इंटरनेट है। अब एक और यूजर आया, उसको भी वही ABC फाइल चाहिए थी, टॉरेंट एप्लीकेशन यूज कर वो आया, उसको पता लगा आपके पास में ये ABC फाइल पड़ी हुई है, तो आपका सिस्टम से उसने डाउनलोड करना चालू करा, तो आपका सिस्टम क्या बन गया? सर्वर। और ये क्या बन गया? होस्ट या फिर क्लाइंट। होस्ट तो क्या क्लाइंट। अब इसने कुछ 10% के आसपास डाउनलोड करा था, इतने में एक और यूजर आया, उसको भी ABC फाइल चाहिए थी। अब उसके लिए कितने होस्ट हो गए और कितने सर्वर हो गए? तो कुछ परसेंट ही वो यहाँ से डाउनलोड करेगा और कुछ परसेंट वो यहाँ से डाउनलोड करेगा। दैट्स व्हाई यू विल हैव लीचेस नंबर एंड जो लीच और सीडर्स जो यूज एग्जैक्टली। सो लीच मींस who are downloading and seeders means who are uploading the file, right? जो upload कर रहे हैं। So this is a type of a network which is peer to peer, no dedicated role। ये client था, पर इस host के लिए, host C के लिए या device C के लिए, ये A B C है, so B C के लिए क्या बन गया? सर्वर। पर B A के लिए अभी भी क्लाइंट है, कुछ डाउनलोड तो अभी भी कर रहा है, ठीक है। सो क्लाइंट भी है और सर्वर भी है एट सेम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। दैट्स द रीजन इट इज पीयर टू पीयर। शेयर इट, हाउ मेनी ऑफ यू यूज शेयर इट? ठीक है, एप्लीकेशन अपनी फाइल एक्सचेंज करने के लिए जो मोबाइल फोन्स के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर यूज करते हो आप, इट ऑल्सो यूजेस द सेम टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, पीयर टू पीयर नेटवर्क। इट बिल्ड्स अप अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। एड हॉक नेटवर्क, विंडोज के ऊपर एड हॉक नेटवर्क किसने यूज करा हुआ है? एड हॉक नेटवर्क इज आल्सो पीयर टू पीयर नेटवर्क, राइट? सो नो डेडिकेटेड रोल इज बीन गिवन टू अ पर्टिकुलर मशीन। वो क्लाइंट भी बन सकती है और सर्वर भी बन सकती है फॉर द सेम एप्लीकेशन टू फॉर अ पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। वेयर इज क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट सर्वर रोल जो नहीं है वो एक फिक्स्ड रोल है। एक है वेब सर्वर, मे बी google.com का, और यहां पर आपका पीसी है, वो क्या बनेगा? क्लाइंट। आपका पीसी कभी भी होस्ट नहीं बनेगा, कभी भी वेबसाइट होस्टिंग नहीं करेगा कि गूगल की वेबसाइट होस्टिंग करना चालू करती है कोई यूजर्स के लिए। रोल इज फिक्स्ड। This is a server, will always be a server, whereas this is a client, will always be a client for this kind of an application, for this kind of an application based services, ठीक है। DNS is a client server network। जब आपका DNS की तरफ रिक्वेस्ट जाती है, DNS सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्ड बैक करता है, ठीक है। DHCP ये भी एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। तो कुछ एप्लीकेशंस के लिए टॉरेंट पीयर टू पीयर एप्लीकेशन है, ठीक है। सो कुछ सर्विसेज के लिए आपका डिवाइस क्लाइंट भी बन सकता है, सर्वर भी बन सकता है, एंड एट दैट टाइम इट इज क्रिएटिंग अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। वेयरएज व्हेन इट इज बिकमिंग when the role is defined, when the role is fixed that the particular device is going to become a client, कोई एक डिवाइस क्लाइंट बनेगी और वो हमेशा क्लाइंट ही रहेगी, और एक डिवाइस हमेशा सर्वर ही रहेगी। दैट मीन्स यू हैव क्लाइंट सर्वर। ये हम लोगों ने कर लिए थे मोड्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स द यूनिकास्ट। You see, one device is communicating with another device, just one device. What type of a topology is it? Bus topology, right? We have multiple devices, but you are able to see that the machine which is sending a signal or which is sending a particular dot is one, and the receiver is also one. So this is a unicast
message or unicast way of communication. Then comes the multicast to a group, certain group. Multicast आप हमेशा देखोगे तो from the receiver point of view से देखोगे, not from the sender's point of view, because receiver has to tell all the device in between that hey, I am the member of this particular group. If you have any multicast message, I am a member of this particular group. So you will always have to see it from the receiver end, not from the sender end. Sender वाले को क्या करना है, multicast में स्ट्रीम भेजनी है एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर, एक पर्टिकुलर मल्टीकास्टिंग एड्रेस के ऊपर, whereas receiver has to say hey, मैं हूँ रिसीवर, मैं हूँ वो मेंबर जो सुनना चाहता है ये मैसेज को, मल्टीकास्ट मेंबर हूँ मैं हूँ, ठीक है। तो रिसीवर हमेशा अपने आप को बोलेगा, जैसे कि अभी मैंने बोला था यहाँ पर क्लास के अंदर, किस किस को समझ में नहीं आया, राइट। तो जिन लोग को समझ में नहीं आया था उन लोग के लिए मैंने दोबारा से समझाया. So that was a kind of a multicast from my end, and the receiver was basically taking it. जितने भी multiple receivers थे वो सारे के सारे consciously होकर सुन रहे थे वो बात, right? So it is always from the receiver point of view, not from the sender's point of view. आप जब भी multicast को देखोगे, approach करोगे तब. Then comes the broadcast. One to all. One to all. What is it that we are achieving this with this thing, multicast or the broadcast? We are able to reach to all the devices in one go, like with less effort, with less processing, right? एक one to one में आपको एक एक कर पढ़ाता, कितना टाइम लगता सभी पूरे यूजर्स को और सभी लोगों को पढ़ाने के अंदर? मैं मेरी शायद से 3 या 4 बैचेस ले सकता हूँ. 1-to-1 अगर क्लास ले रहा होता तो मेरे दिन के 4 बैचेस होते और 45 डेज के लिए मैं ऑलमोस्ट बुक रहता, तो लगभग 4 लोगों को ही पढ़ा पाता, तो नेटवर्क यूज का तो दीवाना बैठ जाता, ठीक है. बिसाइड्स दैट आप लोगों की फीस भी बढ़ जाती, राइट. अब वही 60-70 हज़ार रुपये CCNA के लगाने लग जाए तो फिर कैसे होगा, राइट. सो दिस इज़ व्हाट मल्टीकास्टिंग, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ kind of a broadcast. Then comes the IP address. So IP address is a logical address, all hosts to communicate between each other. बस इतना ध्यान में रखना, यहाँ पर जो लाइन याद रखने वाली है वो क्या है, logical address. Is it visible for the people who are sitting at the back? Yeah, 32 बिट का है, ध्यान में रखना. ये 32 बिट्स का है. और how many bits for a byte? So an IP address consists of how many bytes? 4 bytes, because 32 bits divided by the 8, so that will be 4, and each octet contain 1 byte and information. Decimal to binary and binary to decimal, we have already done it. Mostly हमारे कंप्यूटर्स को जो IP एड्रेस प्रोवाइड होता है वो किसके थ्रू होता है? DHCP सर्वर. DHCP stands for देखो प्रोटोकॉल्स की तो अब मतलब यूँ सोच लो बाढ़ ही आने वाली है थोड़े दिनों के अंदर. जहाँ पर P कहीं वर्ड लिखा है, आँख बंद करके सोच लें प्रोटोकॉल, ठीक है. जहाँ पर P वर्ड्स एंड के अंदर आ रहा हो ना किसी भी ऐसे सिंटैक्स के अंदर, वहाँ पर समझ लें अरे P मतलब प्रोटोकॉल ही होगा कुछ, ठीक है. इतनी बाढ़ आने वाली है. इन फ्यू डेज ओनली यू विल बी एबल टू कम अक्रॉस विद लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स. इट इज़ नॉट मूविंग. हाँ, ये हम लोगों ने देख लिया था कल. द रेंज 1 to 126, 255, 255, 255 बहुत ज़्यादा छोटा है ना. जूम भी नहीं करने वाला है यहाँ पर. चक इट.
अब यहाँ से देख लो, ये तो विजिबल है. The first octet is numbered between 1 to 126. The default subnet mask. Now subnet mask की मैं अभी बात करने वाला हूँ, थोड़ी देर के अंदर बात करने वाला हूँ. What is subnet mask? एक लाइट ऑफ करनी है, या एक लाइट आगे वाली लाइट ऑफ करनी है बस ऐसे. विजिबल फॉर एवरीवन. सो ये सबनेट मास्क की इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ, थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे. विल टॉक अबाउट इट. सो डू नॉट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट. बट ये इतना तो पता है एग्जैक्टली दैट फर्स्ट ऑक्टेट इज ऑफ नेटवर्क. पहली 8 बिट, क्लास ए की पहली 8 बिट किसकी होती थी? नेटवर्क की. और आखिरी 24 बिट्स होस्ट की होती थी. ठीक है. ईच क्लास ए नेटवर्क हैज़ अप टू 16.7 million host addresses, or you can say 16.7 million IP addresses. Each network which can come out of the class A. इसका कुछ फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला सीधे सीधे यहाँ पर लिखवा देता हूँ सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर. हम लोग सबनेटिंग के टाइम के अंदर उस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे. और बिलीव मी और नॉट, CCNA के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, सबनेटिंग इज़ द बिग टॉपिक ऑफ द CCNA. इफ़ यू आर नॉट गुड विद द सबनेटिंग, यू आर कंसिडर्ड एज, नहीं यार ये CCNA नहीं कर आया बंदा. ठीक है, अगर आप CCNA के अंदर सबनेटिंग के अंदर अच्छे नहीं हो तो मतलब बाकी सब तो हलवा है. वो वाला था जैसे हम लोग बीटेक जब करते थे तो हम लोग को बोला जाता था भाई अगर आप नॉर्टन थेवेनिन के अंदर अच्छे नहीं हो तो बाकी कुछ भी कर लो, थ्योरी के अंदर कुछ भी लिख कर आ जाओ, आपको मार्क्स वो 2 न्यूमेरिकल करने हैं उनके बेसिस के ऊपर ही मिलेंगे. ठीक है. सो सेम गोज ओवर हियर. हूसोएवर इज़ नॉट दैट ग्रेट इन द सबनेटिंग, उसका पत्ता साफ ही है. तो यू नीड टू बी गुड एट सबनेटिंग. तो वहाँ पर ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो फॉर्मूला 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे. देखो, एक होता है हम लोग को नंबर ऑफ, जब कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ क्या लिख लिया मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक. नंबर ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड. So this is straightways 2 to power n, right, where n is equal to number of network bits. अब देखो, हम लोग को कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है, वो बोलती है कि हमारे को इतने नंबर ऑफ नेटवर्क चाहिए. ठीक है. तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर आप देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि इस क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स अवेलेबल है, और वहाँ से आप पिक कर सकते हो कौन सा नेटवर्क या कौन सी IP स्कीम आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी क्लास की IP स्कीम्स आपको यूज़ करनी चाहिए. ऑल्सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ वन मोर थिंग व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग IP schema for any company's network. Then on that time you need to take care of one more thing, that is whether this company is an ISP or a private company and enterprise network, because you need to select it from the range of private or the public. Public तो खैर मिलेगी कहाँ से आपको, रीजनल रजिस्ट्रीज से मिलेगी आपको पब्लिक IP एड्रेस. ठीक है. सो नंबर ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 to power n and number n here is number of network bits. ठीक है. अब जितनी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क्स यू कैन गेट. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ वैलिड IP एड्रेस, नंबर ऑफ होस्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ वैलिड IP एड्रेस is equal to 2 to power h minus 2.
I will tell you exactly what is the reason for this -2. So first of all, H here stands for number of host bits. देखो एक IP एड्रेस के अंदर कुछ होस्ट की बिट्स होती थी और कुछ नेटवर्क की बिट्स होती थी. तो नंबर ऑफ नेटवर्क की बिट्स के बेसिस के ऊपर आप नंबर ऑफ नेटवर्क्स पता कर सकते हो, होस्ट की बिट्स के बेसिस के ऊपर आप नंबर ऑफ होस्ट पता कर सकते हो. ठीक है. अब आपको मालूम है क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं? 8. तो आप नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकाल सकते हो. कितने निकलेंगे? कितने हुए? 2 to power 8 is how much? 256. पर ऐसा होता नहीं है. There is something called as INA's first octet rule. When you are calculating number of networks, तो आईना ने ना अपनी एक टांग से अड़ा दी एकदम. नहीं भाई, पूरे ऐसे नहीं कैलकुलेट करोगे, राइट. और उन्होंने एक रूल निकाला और उस रूल के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करेंगे. और वो रूल क्या था उसको समझेंगे थोड़ी देर के अंदर. बट इतना अभी ये वाली बात समझ में आई क्योंकि मैं वो उसको रूल को अलग से समझाऊंगा. ये पार्ट समझ में आया? ठीक है. तो जब भी आपके होस्ट की बात आती है तब कोई वो रूल नहीं आता, बट जब नेटवर्क की बात आती है तो एक रूल आता है. जब आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने जाओगे तब वो एक रूल आता है. वो रूल हमेशा से अप्लाई करना है. तो वो रूल के बारे में अभी बात करेंगे. सो क्लास बी, द रेंज इज 128 to 191. कितनी होस्ट निकल सकते हैं? 65,534. ऐसा क्यों? 2 to power 16 तो कितना होता है? 65,536. ये वैल्यू ना आपको बहुत बार परेशान करेगी. ये वैल्यू बहुत ज़्यादा परेशान करेगी और हर चीज़ में आती रहेगी, मतलब बहुत सारी जगह के ऊपर आएगी. ठीक है. 2 to power 16 की वैल्यू बहुत बार आती रहेगी. सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस नंबर. ये नंबर ही याद रख लोगे तो, क्योंकि ये फ्लिकर करता रहेगा, बहुत बार आएगा बहुत सारी जगह के ऊपर. EIGRP ले लो, OSPF ले लो, STP ले लो, स्विचिंग ले लो, पोर्ट नंबर्स ले लो, ये बहुत बार आता रहता है. ठीक है. 65,536, राइट. अब 65,536, बट मैंने होस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? -2. सो -2 अगर इसमें से कर लिया तो कितना हो जाएगा? दैट्स वाई 34. और ये -2 किस लिए करते हैं? -1 फॉर नेटवर्क ID. उस वैलिड IP एड्रेस में से एक IP एड्रेस निकाला जाता है जो कि बताता है कि ये डिफाइन करता है नेटवर्क को. और एक लास्ट IP एड्रेस, उस नेटवर्क का लास्ट IP एड्रेस जो नहीं होता वो होता है क्या? ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस. हर एक नेटवर्क में, हर एक IP के नेटवर्क के अंदर एक IP एड्रेस सेपरेट रखा गया ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए, कि उस नेटवर्क में अगर किसी भी होस्ट को ब्रॉडकास्ट करना है, उन सारे डिवाइसेस को रीच करना है, तो कैसे रीच कर सकता है? उस IP एड्रेस को यूज कर. वी हैव अनदर IP एड्रेस दैट इज 255.255.255.255, बट दैट इज अ ग्लोबल ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस. ठीक है. वो एक ग्लोबल ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है. हमारे को एक एज अ होस्ट को रीच करने के लिए, वो तो अपने आप जब प्रोटोकॉल चलेगा तो 255.255 यूज कर लेगा, बट अगर एक होस्ट को ब्रॉडकास्ट करना है, फोर्सफुली ब्रॉडकास्ट करना है अपने एंड से, तो उसको रीच करने के लिए एक IP एड्रेस चाहिए था. तो हर एक नेटवर्क से एक IP एड्रेस निकाल कर रखा गया फॉर द पर्पस ऑफ ब्रॉडकास्ट. जो लोग पहली बार सुन रहे हैं IP एड्रेसेस को, वो ध्यान में रखें. हर एक नेटवर्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा लास्ट IP एड्रेस जो नहीं होगा वो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस. ध्यान में रखेंगे ये सारे जो लोग पहली बार सुन रहे हैं. लास्ट IP एड्रेस हमेशा क्या होगा?
ब्रॉडकास्ट होगा। दैट्स द रीज़न आप देखोगे पूरी पूरी स्कीम के अंदर जो लास्ट आईपी एड्रेस क्या है, वो यही होगा। ये भी तो एक लास्ट आईपी एड्रेस है, सभी आईपीस का लास्ट आईपी एड्रेस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल ब्रॉडकास्ट। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा क्या? यहाँ लेके रहता हूँ। ग्लोबल ब्रॉडकास्ट दिखा दिया ना, तो मैं एक ग्लोबल मैक एड्रेस भी बता सकता हूँ। ये तो आईपी है। मैक एड्रेस जो होता है वो क्या होता है? ये ग्लोबल ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये आपको वैल्यू दिखे, इसका मतलब समझ लेना क्या, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ब्रॉडकास्ट के लिए रखे गए हैं, सेपरेटेड है, मतलब प्रोटोकॉल अपने आप पिक करेंगे और यूज़ करेंगे इनको। और जहाँ तक की बात करें IPv6 के अंदर, तो ब्रॉडकास्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो मैंने IPv6 के बारे में कुछ बताना ही नहीं है ब्रॉडकास्ट के नाम पर, ठीक है। वहाँ पर सब कुछ किसके ऊपर रिलाय करता है? मल्टीकास्टिंग या फिर यूनिकास्टिंग। देयर इज़ नो सच थिंग एज ब्रॉडकास्ट इन दी IPv6। एक कमी थी ब्रॉडकास्ट, मतलब अनइंटेंडेड पार्टी को भी वो मैसेज मिलता था ब्रॉडकास्ट करने पर, ठीक है। पर यहाँ पर वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा दिया। अब मैं सोचो इस क्लास के अंदर कोई ऐसा बंदा जिसको पढ़ना ही नहीं है, मतलब बस घूमने आया, भाई मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाए समर ट्रेनिंग का, मेरा तो बस बीटेक क्लियर हो जाए, तो एकदम मस्त, एकदम बोले तो मैं ढाबा वाबा खोलूँगा या, ठीक है, वो उस टाइप का। तो कई होते हैं भाई ऐसे, तो उस एम से जब आते हैं एग्जैक्टली, तो फिर उन लोग को तो बस घूमने ही आना होता है कि चलो ठीक है एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो वो उनके लिए मैं कितना भी कुछ करूँ, वो अनइंटेंडेड पार्टी है, राइट। वो अनइंटेंडेड पार्टी है जिसको मतलब बस घूमने आना है यहाँ पर, वो उसका अल्टीमेट गेम कुछ और है कि ग्रेजुएशन हो जाए। क्लास सी कितने होस्ट आ सकते हैं यहाँ पर? 254, 256 -2। वो -2 हमेशा ध्यान में रखना, एक नेटवर्क पार्ट के लिए और एक लास्ट वाली आईपी एड्रेस होस्ट के लिए, ठीक है। तो -2 हमेशा, जब भी होस्ट की बारी आएगी -2 ज़रूर से करना है। सो क्लास सी में कितने मिल सकते हैं? 254। देखो यही एक रीज़न है कि आपके घर के ऊपर जो आईपी एड्रेसेस मिलते हैं वो आपको क्लास सी से ही मिलते हैं, और उसमें प्राइवेट रेंज से मिलते हैं 192.168 वाली रेंज से। क्यों? क्योंकि कंपनी को मालूम है मेरे एक छोटा सा नेटगियर का या फिर बीटेल का या मतलब आपका डी-लिंक का छोटा सा एक राउटर बनाया है, जिसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगी कि 10, 20, 50 ज़्यादा होस्ट ऐड हो जाएंगे। वैसे 50 होस्ट ऐड होते ही पहले वो बेचारा बैठ ही जाएगा, मतलब किसको क्या प्रोवाइड करें, वो वाली बात है। तो खैर एनीवेज, सो दे नो एग्जैक्टली दैट यू आर नॉट गोइंग टू अटैच टू मैनी यूज़र्स विद इट। इतने सारे होस्ट आप अटैच नहीं करोगे, तो इसीलिए वो आईपी एड्रेस कौन सी रेंज का देता है? 192.168 रेंज। मतलब क्लास सी, उसको मालूम है 254 तो बहुत मुश्किल की दूर की बात है, बट स्टिल एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर कि फ्यूचर में कभी गलती से भी 254 अटैच करने पड़ जाएं, तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ नॉट गोइंग टू फेस एनी डिफिकल्टी। हाउएवर यू आर गोइंग टू ओनली कनेक्ट कितने यार, अगर स्मार्ट होम की भी बात कर लें हम लोग,
अगर स्मार्ट होम की भी बात कर लें, जो कि आज के टाइम के अंदर फ्रिज, टीवी, आपके एसीज वगैरह सबको जो है वो आईपीज मिली हुई हैं, इन दैट केस ऑल्सो you will be consuming about how many IP addresses, maybe 10, 15, 20, 30 मैक्सिमम। कोई 10 फ्रिज थोड़ी नहीं लेकर बैठा होगा घर के अंदर, ठीक है। हाँ 10 एसीज हो सकते हैं यार, 10 एसीज हो सकते हैं, ठीक है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट फिल्स द रिक्वायरमेंट, इट फिल्स द रिक्वायरमेंट। अब मेरी तो आगे ही रख दी तुमने, बिल्कुल इधर रख दे। अब बिकॉज हमारे को क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से ही आईपी एड्रेस असाइन हो सकती है, क्लास डी कंप्लीटली केप्ट असाइड फॉर द पर्पस ऑफ द मल्टीकास्टिंग। ये देखो यहाँ पर मल्टीकास्टिंग ग्रुप के लिए रखे गए हैं आईपी एड्रेसेस। वेर एज क्लास ई जो नहीं है वो आपकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या फिर नासा और ये जो रिसर्च करने वाली जो इंडस्ट्रीज जो नहीं है, जो एंटरप्राइजेज हैं, जो रिसर्च करने वाली टीम्स हैं, उनके लिए रखा गया है फॉर R&D पर्पजेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए रखा गया। उन इस क्लास ई की रेंज में से एक ही आईपी एड्रेस हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ 255.255.255 अगर देखा जाए तो। ये इन्होंने 254 लिख रखा है बट इट इज़ 255। दीज एड्रेसेस आर रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज़। अब एक्सपेरिमेंट तो ऑलमोस्ट हो गए हैं इसके ख़त्म, ठीक है। तो they are only using it for their own internal communication purposes and all that thing. We are not going to be able to use these IP addresses. They are not programmed. Our Windows are not programmed to use these IP addresses. Neither our servers or any other operating systems are programmed to use these kind of an IP addresses. हम लोग के programs ऐसे नहीं बने हुए। तो जो लोग यहाँ पर से अगर कोई IEEE वगैरह इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करने बैठ गए तो यू विल प्रॉब्ली कम अक्रॉस विद सच काइंड ऑफ एन IP एड्रेसेस। ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला हूँ, फ्यूचरिस्टिक, कोई भी बैठ सकता है। प्राइवेट रेंज, पब्लिक रेंज हम लोगों ने पढ़ ली थी। अपीपा, एक और नई बीमारी आई, दैट इज अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग। देखो दिस इज अ फीचर अवेलेबल ओनली इन विंडोज, दिस इज अ फंक्शनैलिटी ओनली अवेलेबल इन विंडोज। यू विल नॉट फाइंड अपीपा नाम की कोई चीज़ आपको लिनक्स में नहीं मिलेगी, राइट। आप अगर लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर्स हैं तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ विंडोज़ की फंक्शनैलिटी है। और इसने यूज़ करी कौन सी रेंज, अपीपा रेंज जो यूज़ करी है वो कौन सी है, 169। यहाँ पर तो 169.254 लिखा हुआ है बट 169 कम्प्लीटली रेंज कैप्ट असाइड फॉर द अपीपा पर्पसेस। अपीपा मतलब आपकी विंडोज़ को कभी DHCP के थ्रू IP एड्रेस नहीं मिलता तो व्हाट इट असाइंस इटसेल्फ। अगर विंडोज़ आपकी मशीन है, आपने सेलेक्ट कर रखा है कि DHCP के थ्रू IP एड्रेस मिले, वो कल मैंने ऑप्शन दिखाई थी आपको, ऑब्टेन IP ऑटोमेटिकली, वो वाली ऑब्टेन IP ऑटोमेटिकली ऑप्शन सेलेक्टेड है आपकी अडेप्टर्स में ncpa.cpl। ये वाली जो ऑप्शन थी ऑब्टेन IP ऑटोमेटिकली, इज इट विजिबल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। पीछे मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, कई लोगों को सुनाई नहीं देता। सो थिंग इज दिस, जब ये ऑप्शन अवेलेबल है और आपका DHCP सर्वर आपके यूज़र्स को, आपके होस्ट को, आपकी मशीन को IP एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा किसी भी रीज़न की वजह से, मे बी योर पैकेट इज़ नॉट रीचिंग टू द DHCP सर्वर और प्रॉब्ली DHCP सर्वर इज़ नॉट एबल टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक टू यू फॉर XYZ रीज़न, योर मशीन वेट्स फॉर अ सर्टन टाइम एंड आफ्टर दैट इट असाइंस, कुछ देर तक वेट करती है, उसके बाद में अपने आप को 169 रेंज की एक IP एड्रेस लेकर असाइन कर लेती है। विंडोज़ की मशीन, खाली एंड खाली विंडोज़ की मशीन, लिनक्स बेस्ड नहीं, विंडोज़ की मशीन। तो ये IP एड्रेस का रेंज अपीपा इसका एक फंक्शन है, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग मैकेनिज़्म बनाया जो बूटपी प्रोसेस से निकाल कर लेकर आए थे। पहले जो DHCP सर्वर से पहले जो एक प्रोग्राम लेवल के ऊपर
आईपी एड्रेस असाइनमेंट का प्रोसीजर हुआ करता था, बूट प्री बोलते थे उसको, वहीं से डेवलपमेंट हुई DHCP की। सो डिफरेंस ये था कि बूट पी जो नहीं है वो बाकी रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल करा पाता था, जैसे कि DHCP की इंफॉर्मेशन का कुछ रिसोर्स नहीं था बूट पी के पास में। इट कुड ओनली असाइन आईपी एड्रेस दे सकता था एक होस्ट को, बट DNS का कोई पता नहीं, डिफ़ॉल्ट गेटवे का भी कोई पता नहीं, बस आईपी एड्रेस असाइन कर लो अपने आप को, इतना सही काम कर सकता था। तो वो उसको अभी भी लाइव रखा गया, ये विंडोज़ की फंक्शनैलिटी के अंदर रखा गया और उसको अभी भी यूज़ करा गया, पर ये सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है किस चीज़ के लिए? अगर आपको कम्युनिकेशन करना हो विद इन दी लैन, अगर आपको कम्युनिकेशन करना हो विद इन दी लैन, मतलब अपीपा आईपी रेंज लेकर आप सिर्फ और सिर्फ लैन से कम्युनिकेट कर सकते हो, लैन में किसी डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हो, बशर्ते वो भी अपीपा आईपी यूज कर रही हो, वो भी अपीपा वाली ही आईपी एड्रेस यूज कर रही हो, तो आप लैन में कम्युनिकेशन। पर अगर आप सोचो कि इंटरनेट पर चले जाऊं या किसी और नेटवर्क में चले जाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल यूजिंग अपीपा। इट इज ओनली एंड ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कि लैन आप बिल्ड कर सको बिगेर आईपी दिए हुए। द होल सोल आइडिया ऑफ अपीपा वॉज कि आप एक लैन बिल्ड कर सको बिगेर किसी डिवाइस को आईपी मैनुअली दिए हुए, अपने आप आईपी असाइन कर ले एक होस्ट अपने आप को, ठीक है। सो ये एक मैकेनिज्म था जिसको अभी भी रखा गया है, हालांकि DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस यूज़ करा जाता है, क्योंकि DHCP और भी डिटेल प्रोवाइड कर सकता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे की डिटेल प्रोवाइड कर सकता है। देखा हमने अपने अडेप्टर्स के अंदर कि आईपी एड्रेस ही नहीं, बाकी की भी चीज़ें प्रोवाइड ज़रूरत होती है हमारे को। अच्छा, ये एक एंट्रीज प्लीज़ आप अपने पास में रख लें, जो जिन लोग को नहीं मालूम है कि हम लोग को एक DHCP सर्वर क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक तो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है DHCP, दूसरा क्या प्रोवाइड करता है? सबनेट मास्क भी हम लोगों ने कवर करना है, सबनेट मास्क। और एक क्या प्रोवाइड करता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे। साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, 2 DNS सर्वर की आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करता है, 2 DNS सर्वर की, एक नहीं 2 DNS सर्वर की आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा अभी भी रीचेबल रहे। ये हाई अवेलेबिलिटी पर्पस के लिए है। हाई अवेलेबिलिटी बोले तो एक अगर डाउन हो जाए तो दूसरा यूज़ कर लो, मतलब ऑल्टरनेट। देखो, अल्टीमेट आइडिया वाज बेसिकली जैसे कि हमेशा मैंने अभी शुरू में भी बात करी थी, दैट सिस्को के एग्ज़ाम की पासिंग मार्क्स इतने हाई क्यों हैं एंड ऑल दैट थिंग, वाई? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, या तो नेटवर्क चल रहा है या नहीं चल रहा। सो अल्टीमेट आइडिया इज़ बेसिक, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ा टास्क क्या है कि उसका नेटवर्क कभी भी डाउन नहीं हो, ठीक है। सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो वी ऑलवेज कीप रिडंडेंसी इन आवर नेटवर्क। रिडंडेंसी मीन्स हम ऑल्टरनेट्स तैयार रखते हैं कि अगर एक चीज़ डाउन हो तो दूसरी उसको टेक ओवर करने के लिए रेडी हो। आपका एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता अपने आप चालू हो जाए, बिगैर कुछ करे। जितनी देर तक आप वो जो रास्ता बंद हुआ है उसको ठीक करो, उतनी देर तक सारा ट्रैफिक कहीं और से यूज ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। सो इसी तरीके से DNS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिडंडेंसी रखी कि एक DNS फेल हो जाए तो दूसरा DNS अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड करता है कौन? DHCP प्रोवाइड करता है, जो कि बूट भी नहीं प्रोवाइड करता था। ये रेंज इट इज़ एक्सपेक्टेड, प्लीज़ मेक श्योर आईपी एड्रेसिंग के अंदर, मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ज़्यादा, मतलब कोई एक्सक्यूज़ेस ही नहीं चलते कि यार मेरे को शायद से मैं पढ़ा नहीं, या मतलब मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, या ऐसा कुछ, ऐसे एक्सक्यूज़ेस चलते नहीं आईपी एड्रेसिंग में। देयर विल बी टॉपिक्स जिनको मैं बोलूँगा हाँ यू कैन टेक इट लिटिल लाइटली, बट कंसिडर इट। CCNA के अंदर क्योंकि इतना वास्ट है, इसमें सारी ही टॉपिक्स आ जाते हैं, राउटिंग से रिलेटेड, स्विचिंग से रिलेटेड, नॉट ओनली राउटिंग स्विचिंग बट इट ऑल्सो हैज़ टॉपिक्स रिलेटेड टू दी सिक्योरिटी, इट हैज़ समथिंग फॉर दी वॉइस ऑल्सो, क्योंकि यहीं से आपके ना डोमेन्स खुलते हैं। CCNA राउटिंग स्विचिंग इज़ अ मस्ट। देखो अल्टीमेटली एक नेटवर्क बनेगा, उसी के ऊपर तो आप चलाओगे कि अगर मेरे को स्पेसिफिक वायरलेस का ट्रैफिक चलाना है तो पहले नेटवर्क तो बना लो, उसके बाद में आप वायरलेस या वायर्ड कम्युनिकेशन अप्रोच लेकर आओगे। एक नेटवर्क चलेगा, उसी को तो बाद में सिक्योर करोगे। नेटवर्क चल नहीं रहा, सिक्योरिटी किसके ऊपर लगाओगे?
एक मैंने सर्वर बना लिया, अब वो सर्वर किसी को हेल्प ही नहीं दे रहा। सर्वर का आइडिया क्या है? टू प्रोवाइड सर्विसेज। अब वो सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड करने लायक। क्यों नहीं प्रोवाइड? क्योंकि वो नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं है। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और मैं कोई और मतलब वो एप्लीकेशन को यूज़ ही नहीं कर पा रहा, तो उस एप्लीकेशन का क्या करूँगा मैं? अगरबत्ती लगाकर मंदिर के अंदर घंटी थोड़ी ना बजाऊंगा भाई, उसको यूज़ करना है, राइट? और वो यूज़ कब होगी? जब उसको यूज़र्स एक्सेस कर पाएंगे। और यूज़र्स एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे? यूजिंग दी नेटवर्क रिसोर्सेज। तभी मैंने बोला आपको, मोस्ट ऑफ द गाइज प्रॉब्ली थिंक, जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, यस अल्टीमेटली जो नेटवर्क इंजीनियर है उनकी भी अप्रोच वहाँ पर ही पहुँचेगी, अल्टीमेटली आपको भी वहाँ पर ही पहुँचना है। और सॉफ्टवेयर वाले हैं उनको भी अल्टीमेटली नेटवर्क की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये दो टीम के अंदर ना हमेशा कॉन्ट्रडिक्शंस रहती हैं जो डेवलपमेंट में होती हैं, एग्जैक्टली दैट अरे ये प्रॉब्लम तो नेटवर्क वाले की, मेरी थोड़ी ना, मेरी तो एप्लीकेशन बहुत अच्छे से चल रही है। और नेटवर्क वाले ब्लेम करते रहते हैं किसको? एप्लीकेशन वाले को। अरे तुम्हारी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम, मेरा तो पिंग कर रहा है, चल रहा है, इट्स योर हेडेक नॉट माइन। ठीक है, सो ये ब्लेम गेम चलता रहता है। तो अल्टीमेटली यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर एज वेल एज द नेटवर्क। इन केस इफ एनीबडी हु इज प्रॉब्ली प्लानिंग टू गो इनटू द नेटवर्क, यू नीड टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसके लिए बना रहे हो नेटवर्क? वो एप्लीकेशंस के लिए जो कि रीच कर सके यूज़र्स, राइट? तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है। प्राइवेट रेंज, पब्लिक रेंज बहुत अच्छे से आई डोंट नो कैसे आपको, आई डोंट बिलीव इन मेमोराइजिंग दीज नंबर्स, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता हूँ, मैं मेमोराइजिंग ये नंबर्स को याद रखने वाली कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता। बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वी हैव नो अदर मैकेनिज्म, लाइक यू नो you'll have to memorize these numbers। अब कैसे मेमोराइज करेंगे? वील वर्क ऑन टू समथिंग लाइक कि हम लोग नेटवर्क ही ऐसा बनाएं वेयर वी आर प्रॉब्ली वर्किंग ऑन टू कि जहाँ पर प्राइवेट सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट रखना होगा वहाँ पर प्राइवेट रेंज की आईपी एड्रेसेस रखेंगे, जहाँ पर पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा वहाँ पर पब्लिक रेंज की आईपी एड्रेस रखेंगे, सो दैट आदत ही वहीं से बनती चली जाए कि जहाँ प्राइवेट रखना है वहाँ प्राइवेट और जहाँ पब्लिक रखना है वहाँ पब्लिक। So most of you are familiar with these kind of topologies. Bus topology, we have like the ring topology and the star topology. अब देखो हम लोग जब नेटवर्क बिल्डअप करते हैं सो कुछ इस टाइप से ही नेटवर्क बिल्डअप होता है। जरा ऑन कर लेना। जब शुरू में आपको इन डिवाइसेस को कनेक्ट करना था आपस के अंदर, you purchased a switch, ठीक है, बना लिया क्या LAN। What type of topology is it now from this? अब स्विच जो आता है वो कितने पोर्ट का आता है मैक्सिमम? सो सपोज आप इमेजिनरी कर लो, यहाँ पर आपने 48 डिवाइसेस कनेक्ट कर ली, यू नीडेड अनदर मे बी 15 डिवाइसेस टू कनेक्ट। इसी लैन में और 15 डिवाइसेस और कनेक्ट कर दी। व्हाट यू डिड, यू परचेज अनदर switch for the purpose of redundancy in the link, you connected two link instead of one, कि अगर कल को एक डाउन हो जाए तो दूसरा
एंड देन फर्दर डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर ली, ठीक है। अब दो लिंक लगे तो टोपोलॉजी कैसी बन गई, रिंग बन रही है ना। और डिवाइसेस कनेक्ट करनी थी आपने, और डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए इसको, अब ये पूरा रिंग दिख रहा है, सो दिस इज आवर रिंग। However, individual डिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हुए क्या स्टार टोपोलॉजी। So this is how you build a what do you call the internal LANs. LANs are generally you going to see a combination of ring topology, star topology, and also hierarchical topology. Hierarchical, why? Because you see exactly that the traffic is coming from, like a lot of traffic is coming from the lower level switches and then probably going to go towards the upper level. Hierarchical model कुछ ऐसा सा बनता है, इसको बोलते भी हैं सिस्को hierarchical model। देखो कंपनीज के अंदर आपको कुछ बड़े लेवल के स्विचेस मिलेंगे which will have a much better CPU and they are capable of handling loads of data in some Gbps, right? Maybe 6500 series or 4500 series switch, right? core level switches बोलते हैं इनको। ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे, इसके नीचे में भी आपके थोड़े से छोटे लेवल के layer 3 switches, और layer 3 switches rectangular box or the square box, and in that you have like the arrow signs like this, जैसा कि मैंने राउटर में बनाए थे। अब layer 3 switch means they are capable enough in working at layer 3 as well as layer 2। जनरली हम लोगों ने देखा layer 2 के ऊपर बात करी थी, हम लोगों ने जब बात करी थी कि स्विच जो होता है वो layer 2 के ऊपर वर्क करता है, बट ऐसा है नहीं। We have such switch which can work at layer 2 as well as layer 3, ठीक है। अब आ गए हैं, क्यों ऐसा लेकर आया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कंपनीज डिडंट वांटेड टू परचेज टू डिवाइसेस, एक राउटर भी खरीदूँ, एक स्विच भी खरीदूँ और फिर उसके बाद में लगाऊँ। जब मेरे को चाहिए मेरा काम एक ही में बन जाए तो मच बेटर थिंग, राइट? सो दैट इज द रीजन द लेयर 3 स्विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। सो इनके नीचे आपके कुछ लेयर 3 स्विचेस होंगे और उसके बाद होंगे क्या, एक्सेस लेयर 2 स्विचेस। ये लेयर 2 स्विचेस हैं और यहाँ से नीचे की तरफ आपकी डिवाइसेस लगी होती है, कौन सी, इनको बोलते हैं आप एंड डिवाइसेस, योर कंप्यूटर्स, योर आईपी फोन्स। Maybe some access point to give the Wi-Fi level of connection, कुछ और। This is the architecture you have generally in your offices. So देखो आप इसमें redundancy कितनी है, that if this device fails, if ये आपका switch fail हो जाता है, then आपके पास में सारा ट्रैफिक दूसरे स्विच से जा सकता है। हाँ, अगर ये स्विच फेल हो जाए तो इसके लिए तो आपके पास में ऑलरेडी कोई ऑल्टरनेट नहीं है, क्योंकि ये तो आप इवेंचुअली जाकर एंड डिवाइसेस से कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे स्विचेस कितने महंगे आते हैं, योर कंपनी कैन अफोर्ड एटलीस्ट 1 or 2 स्विच एडिशनल एक्स्ट्रा बड़ा रख सकती है। इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑलरेडी सेव करके रख सकती है। जिस दिन ये स्विच डाउन हो, फटाफट से 5 मिनट में वापस कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाली, नई वाली जो इसकी ऑलरेडी थी, इसको हटाया, दूसरा लगाया, ऑन प्लग करा, और वी आर गुड टू गो। विद इन 15 minutes यू आर गुड टू गो। बट दीज आर स्विच विच आर वेरी एक्सपेंसिव,
right? They might take month to get replaced, or maybe 15 days or 10 days or maybe a day. कुछ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इशू था तो एक दिन ले लिया, बट उसके इसके अंदर आपका पूरा नेटवर्क तो सफ़र नहीं कर रहा, राइट? और ये इवेंचुअली कनेक्टेड होते हैं कहाँ से? ISP1, ISP2. Even the ISPs have the redundancy कि अगर कल को एक ISP बंद हो जाए किसी रीजन की वजह से, XY रीजन की वजह से, so you have another ISP to take care of your traffic to be forwarded. So आप hierarchical model रखते हो, अब यहाँ पर आप देखोगे कि hierarchical model है, star model भी और ring भी. It's a combination of the three, right? So this is called a Cisco hierarchical model. ऐसा कोई नाम तो नहीं है कि Cisco ही यूज करती है. और इनको कुछ लेयर्स में डिवाइड करा गया है. The top one is known as L3. L3 means core layer. जो बीच वाली लेयर है जॉब्स में आपने शायद से ना नेटवर्किंग के अंदर आपने सुना L1 इंजीनियर, L2 इंजीनियर, L3 इंजीनियर, कुछ ऐसी जॉब्स यूजुअली लगती है. सो L3 इंजीनियर मीन्स यू आर लगभग आप CCI लेवल के ऊपर बैठे हुए हो और मतलब कुछ नहीं करना, ऑफिस में जाना है. आजकल से मूवी देखूँ ये वाली, अच्छा क्यों नेटवर्क चलता हुआ है. एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर ऐसे थोड़ी ना डाउन होता रहता है. बस जो लोग एंटरप्राइज नेटवर्क में जॉब लग गई मतलब यूँ सोच लो सरकारी जैसी जॉब है. वहाँ जाकर बैठे, फ्री इंटरनेट है और इतना हाई स्पीड वाला, यही इसी स्विच से कनेक्ट कर लिया बस. ठीक है, लाइफ भी सुधरेगी. बोले घर वालों के लिए इतनी GB डाउनलोड करूँगा ना, ठीक है, टेराबाइट के टेराबाइट दिन भर में डाउनलोड करना. ठीक है, तो ये वो वाला हिसाब किताब है. L3 इंजीनियर दिन भर में कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं आता. यूजुअली जब काम आता है तो काम ऐसा आता है कि 4 दिन तक खाना नहीं खाया, पता भी नहीं है कब खाना खाया था. काम ऐसे ही आता है. L3 लेवल के ऊपर वर्क इज समथिंग लाइक दिस कि या तो ऐसी लेवल आ जाएगा वेयर यू आर प्रॉपर्ली वर्किंग 4 दिन हो गए, पता ही नहीं है कि खाना भी कब नसीब हुआ था, बस चाय पर जी रहे या कॉफ़ी पर या रेड बुल पी कर काम करने में लगे. रीजन बिकॉज नेटवर्क डाउन है और वी नीड टू मेक श्योर दैट इट इज अप बाय द मॉर्निंग. इस टाइप से कस्टमर को नहीं पता कि किस रीज़न की वजह से डाउन है. इट वांट्स 6 बजे का आपका डाउन टाइम 6 बजे तक का था, अब आपको 6 बजे लाइव करना है नेटवर्क. इट डजंट रियली मैटर आपको कितना आता है कितना नहीं आता. पड़ोसी से पूछो, यहाँ से पूछो, वहाँ से पूछो, जितने रिसोर्स लगाने हैं लगाओ, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट द नेटवर्क इज अप एट 6 इन द मॉर्निंग अगर डाउन टाइम आपका ऐसा कुछ है. तो L3 लेवल की जॉब पैसे भी बहुत देती है, लगभग 12-13 लाख रुपए से नीचे तो मांग कर ही मत चलना कि एग्जैक्टली. L3 लेवल के ऊपर आपको 12 to 15 लाख रुपये से नीचे आपको मिलेंगे पर एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ एट स्टार्ट. तो यहाँ पर पहुँचने में भी आपको 2-4 साल लगेंगे. मतलब इससे ज़्यादा लगता है तो मतलब यू आर टेरिबल. ये भी बात है, अगर L3 लेवल के ऊपर आपको पहुँचने में 2-4 साल से ऊपर लग रहा है दैट मीन्स यू आर टेरिबल. आप गए भी थे स्टूडेंट से नेटवर्किंग अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो. देन L2 लेवल, यहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें उतना अच्छा. दिस विल मेक श्योर दैट आपके जॉब नहीं जा रही, आपको कंपनी निकाल कर फेंक नहीं रही बाहर, और कुछ गड़बड़ भी कर देते हो तो गलती किसकी है? ठीक है, L3 वाले की. तो
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन लर्न अ लॉट व्हेन यू आर वर्किंग एज अ L2 इंजीनियर, यू कैन लर्न अ लॉट। L1 इंजीनियर के ऊपर तो बस ऐसा है, 2 साल हो गए मैंने डिवाइस भी नहीं देखी कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, सिर्फ मॉनिटर ही करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्सेस लेवल के ऊपर तो मोस्टली जॉब इसी लेवल के ऊपर आती है। दैट इज व्हाई दे से दिस थिंग दैट L1 इंजीनियर्स जो नहीं है या CCNA इज डोंट डू जस्ट CCNA, डू एटलीस्ट CCNP। अगर आपको नेटवर्किंग के अंदर ही थोड़ा सा करियर स्टैब्लिश करना है, डू एटलीस्ट CCNP। क्यों? NA लेवल के ऊपर लिटरली 2 साल हो जाते हैं, डिवाइस तक को देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अगर एंटरप्राइज लेवल या फिर कस्टमर सर्विसेज के अंदर गए तो वैसे ही नहीं देखने को मिलेगी। एडिसन वेरिसन सिस्को टैक वगैरह ज्वाइन कर लिया तो वैसे ही देखने को नहीं मिलेगी। डिवाइस पड़ी हुई है लंदन के अंदर, कस्टमर कॉल कर रहा है, ले लो एक्सेस, ले लो रिमोट एक्सेस ले लो, वहीं से फिर टेलनेट या SSH या फिर RDP लेकर एंड देन यू आर प्रॉपर्ली रिजॉल्विंग देयर इश्यूज। तो वहाँ तो खैर वैसे भी जॉब नहीं मिलती, मतलब उस लेवल पर तो वैसे भी देखने को नहीं मिलती डिवाइस। पर एक्सेस लेयर L1 इंजीनियर बेसिक लेवल, यहाँ पर कुछ भी खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। L2 लेवल के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लगती है। L3 में मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क इज अंडर यू। इन केस इफ दिस थिंग फेल्स द कंप्लीट नेटवर्क इज डाउन, राइट। सो जनरली आप देखोगे ये जो पार्ट है, ये कम्युनिकेशन दिस इज वर्किंग एट layer 3 of OSI, means IP लेवल पर वर्क कर रहा है। और ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है? ये सेक्शन जो नहीं है ये वर्क कर रहा है किसके ऊपर? MAC लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो प्रोटोकॉल चलाओगे वो लगभग रहेंगे क्या? लेयर 2 के प्रोटोकॉल चलेंगे आपस में। प्रोटोकॉल्स लाइक BTP, DTP, STP, राइट। हाई अवेलेबिलिटी के अंदर आपके चलेंगे HSRP, VRRP, इस टाइप के प्रोटोकॉल्स चलेंगे। ठीक है, whereas when you come towards the layer 2 and layer 3 functionality, routing, ठीक है, यहाँ से आपकी राउटिंग चालू हो जाती है, इस लेयर से ऊपर राउटिंग चालू हो जाती है। अब ये एक ब्रांच का नेटवर्क है, इस ब्रांच को कनेक्ट करना है किसके साथ? दूसरी ब्रांच से। तो ये तो था ISP, अब कौन आ जाता है? SP, सर्विस प्रोवाइडर। देखो डिफरेंस है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज गोइंग टू गेट यू टू दी ग्लोबल वेबसाइट्स, whereas service providers will get you to your branch network। ब्रांच नेटवर्क भी कुछ ऐसा ही बना होगा। और ये कनेक्शन कौन से होंगे? MPLS सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क के अंदर। जब आप एयरटेल वगैरह के अंदर जॉब देखते हो तो यूजुअली एयरटेल हो गया, आपका BT हो गया, ब्रिटिश टेलीकॉम्स। BT के अगर किसी ने सुना BT के बारे में? ओके, नेटवर्किंग के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो है ब्रिटिश टेलीकॉम। ठीक है, एयरटेल से भी बहुत बड़ा। एयरटेल इज ऑल्सो क्वाइट बिग, बट एयरटेल से भी बहुत बड़ा ब्रिटिश टेलीकॉम। तो दे ऑल्सो हैव अ गुड़गांव में ऑफिस है उनका, और यहीं से सर्विसेज यहीं से लेते हैं, बिकॉज वी आर चीप लेबर्स। हम लोग सस्ते मजदूर जो नहीं है वो है। ठीक है, तो हम आप UK के अंदर बेस्ड एक इंजीनियर को हायर करेंगे तो पता नहीं कितने पाउंड्स के अंदर उनको सैलरीज देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम रुपीज़ में आ गया मैं आ गया 20,000। चलो कहाँ पोछा मारना है। तो इस आर्किटेक्चर को देखकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब भी नेटवर्क आप डिज़ाइन कर रहे होगे तो मेक श्योर यू हैव दिस एज अ फंडामेंटल आर्किटेक्चर। मतलब इसको एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मानकर और फिर ही आगे नेटवर्क को बिल्डअप करना है। ठीक है, कुछ डिस्कशंस हैं यहाँ पर बस टोपोलॉजीज वगैरह के। सो यू मे रीड अबाउट इट एंड टॉक अबाउट इट, नॉट टू
मच ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार रीडिंग मार लोगे तो ठीक रहेगा. The bus topology consists of the trunk cables which with the node either inserted directly into the trunk or using offshoot cables or drop cables. Signals travel from one node to all the other nodes on the bus. फालतू की बकवास. Ring topology. Why we built the ring topology? If this link goes down, then वैसे ये सक्सेसफुल आइडिया नहीं है. रीजन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कंप्यूटर्स डोंट हैव 2 NICs. 2 NICs नहीं होते जनरली हमारे पास में. 2 NICs सर्वर्स में होते हैं. 2 RJ45 पोर्ट देखने को मिलेंगे आपको सर्वर्स के अंदर, राइट. बट कंप्यूटर्स के ऊपर आपके एक ही RJ45 जैक की जगह होती है. तो मान लीजिए ये स्विच है, ठीक है. स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कनेक्ट करोगे redundancy purpose के लिए. ring topology is all about redundancy. If one thing goes down, then we have alternate ways to reach to the other device. Star topology, drawback, big drawback. ये fail, सब कुछ fail, ठीक है. big drawback, but ultimately access layer के ऊपर you will have to. तो ये जब star topology की सिनेरियो आता है तो we always make sure that we have a ready to take over device. मतलब सस्ती डिवाइस होनी चाहिए पहली बात तो ये, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, और इसकी जगह कोई और कंपनी का ब्रांड का भी लगा दिया तो भी काम चलना चाहिए, राइट. अगर आपने सिस्को लग रखा है, मतलब मे बी यू आर अ सिस्को प्रीमियम पार्टनर, एंड देन इन दैट केस यू आर वर्किंग विद सिस्को, देन आपको सिस्को लगा रखा है, बट कल को आप चेंज करते हो किसी और वेंडर से, मे बी Juniper is the next level. As far as switching is concerned, Cisco is a market leader. इतने प्रोटोकॉल खुद के बना चुके हैं कि Juniper को आने में मेरे ख्याल में अगले 10 साल 5 साल से ऊपर लगेंगे. वैसे पिछले 20-30 साल से वो कोशिश करें. Yes, in terms of routing they are very much. They have more variant of the routers, different routers. But when it comes to switching के अंदर Cisco is a market leader. Nobody has ever come across them. Reason because खुद के प्रोटोकॉल इतने हैं और प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स कि वो मार्केट में किसी को भी अभी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बीट कर सकता है. बिसाइड्स दैट रिडंडेंट डिवाइसेस, रोबस्ट डिवाइसेस नीचे लगे हुए हैं, वो 15-20 साल पुराने स्विचेस लगे हुए हैं, और स्टूडेंट कैसे रखता जाता है, मेरा काम खत्म हो गया, घर जा रहा हूँ, उसको भले से स्पार्क हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कोई टेंशन नहीं है, और वो फिर भी प्लग इन करा और एकदम कर वापस चालू, ठीक है. सो वेरी रोबस्ट मशीन्स, राइट. इतना टाइम हो गया, धूल मिट्टी के अंदर कैसे भी पड़ रहे हैं फिर भी चल रहे हैं. कितनी बार ऑन ऑफ हो चुके हैं, कितनी बार मतलब स्टूडेंट गिर गया, अच्छा गिर गया तो उठाकर वापस रख दिया, वापस चल गया, खराब ही नहीं होती, ठीक है. ऐसी तो रोबस्ट मशीन्स हैं, तो दैट्स द रीजन नोबडी रिप्लेसेस देम. एंड बिसाइड्स दैट सिस्को के खुद के प्रोटोकॉल्स चलते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर मच केपेबल. बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एक एंड कस्टमर के लिए हेल्पफुल है, ठीक है. ऐसे प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर दे आर स्टिल बीइंग द मार्केट लीडर. अभी तो उन्होंने एंटरप्राइज नेटवर्क के ऊपर एक सॉल्यूशन निकाला है, मेराकी सॉल्यूशंस कर, जो कि क्लाउड बेस्ड है. नेटवर्क इंजीनियर की ज़रूरत ही नहीं है एंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर. आपको एक बंदे को हायर करके रखने के लिए ज़रूरत नहीं है. जिससे आपने सर्विसेज दी थी, जितने डिवाइसेस बेची थी, उसी से आप हायर कर लो एक इंजीनियर, वो अपने घर पे बैठे बैठे भी आपके डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर देगा इन केस इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, ठीक है, घर पे बैठे बैठे. सो 24 घंटे आपको एक इंजीनियर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. गई आधे लोगों की जॉब पानी में. इसके बाद जो टॉपिक है, क्या टाइम हो रहा है, we'll discuss about something related to the OSI. OSI को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा. अच्छा,
OSI तो बहुत कॉमनली कितने लोगों ने पढ़ रखा है OSI, ठीक है, सोच समझ कर बात करना, क्रॉस क्वेश्चनिंग साइन। What was the purpose of the OSI? So एक ज़माना था जब IBM was the only manufacturer of the computers, like you know when it comes to mainframe computing, ठीक है, सबसे पहले वही सब कहानियाँ लेकर आए और उन्होंने अपनी प्रोटोकॉल्स डेवलप करी। उन्होंने अपनी ही प्रोटोकॉल डेवलप करी फॉर द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, और खुद की प्रोटोकॉल थी तो इट वाज नॉट, दे वर नॉट शेयरिंग इट विद द वर्ल्ड। सो जिसको ऐसे नेटवर्क स्टैब्लिश करना था कि मेरे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर कम्युनिकेशन हो सके, विद इन द ब्रांच ऑल्सो डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो उनको क्या मशीन खरीदनी पड़ती थी, सिर्फ और सिर्फ IBM, क्योंकि IBM could only communicate with IBM machine। मतलब एक तरीके से ये सोच लो मोनोपोली बना ली अपनी कि मेरे अगर आपको कम्युनिकेशन चाहिए तो इतने पैसे दो, ठीक है, देन ओनली यू विल हैव अ नेटवर्क, क्योंकि IBM वाज द ओनली कंपनी। अब धीरे धीरे और भी दूसरे वेंडर्स आए, उन्होंने भी अपना प्रोटोकॉल बनाया और सिर्फ उनकी ही वेंडर्स की मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही थी, विच वॉज नॉट अ फिजिकल थिंग, ठीक है। सो इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी टाइम पहले ही चालू हो गई कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि ओपन स्टैंडर्ड रहे, कि कोई भी वेंडर आए और आपस में कम्युनिकेट कर सके, किसी भी वेंडर की मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सके। सो बाय 1984 दे केम अप विथ something called as open system interconnection, and who came up with this thing? ISO. ISO stands for International Standardization Organization, or International Organization for Standardization, ठीक है। 1984 के अंदर this is the organization which came up with the concept of open system interconnection. It not only provided the interoperability between the different vendors machine, कि एक तरफ आपने IBM लगा रखा और एक तरफ आपने मे बी HP लगा रखा है, तो वो भी कम्युनिकेट करेंगे। It not only provided this, it also gave the hierarchical structure to the communication process, जिससे कि एक इंजीनियर को, आने वाले इंजीनियर्स को पढ़ने में आसानी हो इस स्ट्रक्चर को कि कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है। बिसाइड्स दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प करे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब कि मेरे को लेयर 2 डिवाइस बनानी है, लेयर 3 डिवाइस बनानी है, कहाँ से आई ये कॉन्सेप्ट? OSI कि स्विच विल वर्क एट लेयर 2 whereas राउटर इज गोइंग टू वर्क एट लेयर 3, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प मिली। बिसाइड्स दैट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी आई बात, they need to take care of the upper 3 layers of the OSI। क्यों? एक एप्लीकेशन को ही तो रीचेबल कराना है यूजर्स के साथ, राइट? वो एप्लीकेशन ही किस काम की जिसके लिए कोई यूजर ना बनाओ। अभी बात करी थी हम लोगों ने जब अगरबत्ती लगाने वाली कि एप्लीकेशन बना ली मैंने, तो देखो जब तक उसका कोई यूजर नहीं है तब तक उसका कोई पॉइंट है ही, ठीक है। सो यूजर्स कहाँ से आएंगे? इंटरनेट के से होकर या फिर नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज कर, तो नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज करके आएंगे, मींस कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा तो दैट मींस वी नीडेड टू हैव एप्लीकेशंस व्हिच वर फॉलोइंग द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ द OSI।
ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स थी जो कि फुलफिल हुई OSI के थ्रू। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिली टू टू मेक द डिवाइसेस, टू मैन्युफैक्चर द डिवाइसेस, और to develop the protocols, right? What all protocols you are going to use, that is also which layer, which protocol, right? That approach also. Besides that, interoperability between the different vendors, ये बहुत सारे काम करे किसने? OSI ने। और ये स्ट्रक्चर जो ये अप्रोच जो डिफाइन करी गई वो किस में डिफाइन करी थी? OSI 7 layers में। OSI की 7 लेयर होती हैं। Topmost is called as a layer 7, known as then comes these were the layers. Again, next thing, any network engineer thinking about on-sea layer, no excuse. It should be in your system. ठीक है, कैसे? Maybe ऐसे आंध्र प्रदेश से ट्रेन निकली दिल्ली पहुंची, right? Or else please do not throw sausage pizza. आंध्र प्रदेश से ट्रेन निकली दिल्ली, नहीं दिल्ली पहुंची, निकली। और प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा। और भी हैं इसके बहुत सारे। सो whichever way you want to remember it, but through and through in the networking field, whatever level you reach to, this thing is going to be like, you know, sticking to you hamesha for lifelong. If you are planning to get into the networking, you planning to get into like, you know, आपको बस करना है, खाली करना है क्या, नेटवर्किंग ही करनी है, तो फिर देन ये तो सिस्टम आपके दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए, मतलब छपा हुआ जैसे बोलते हैं ना। ऑल राइट, मे बी टैटू वैटू नाम पे बैठ जाओ तो ठीक है। वो जैसे गजनी ने नहीं कर लिया था, भूलूंगा भी नहीं वैसे। ठीक है, सो द एप्लीकेशन लेयर, सी द अपर 3 layers आर बेसिकली related to the software engineer. ठंडी वाली चाय तो हो गई चीज़, वो उसका काम है, अगली बार से तुम ही लेना। How you got to know, as in like, you know, about network bulls? Online? नहीं, कई लोगों की तो कॉलेज के अंदर वो भी देते हैं,
हाँ सेमिनार वगैरह टाइप का होता है 1 और 2 days। किसी के हुआ था कॉलेज में, यहाँ कोई ऐसा है जिसके कॉलेज में सेमिनार हुआ था? मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली NCR राइट? सब बाहर बाहर से आए हुए हो? कोई नोएडा वोएडा से है? सभी दूर से? मतलब सब PG वाले हैं इनके ऊपर? तो बाहर मतलब क्या रोज अप डाउन कर रहे हो? So this is ये टेरिटरी जो नहीं है अपर 3 लेयर्स की, ये किसकी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, कोडर्स की, जो ऐप डेवलपर्स हैं उनकी। दिस इज नोन टू बी अ as a network engineer, as a software engineer, you need to be very good at this। ठीक है, यहाँ ये लेयर जो नहीं है, ये आपका जो इंटरव्यू होता है फर्स्ट टेक्निकल राउंड की बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी गेम को एकदम बिल्कुल डिसाइड कराते हैं कि एग्जैक्टली इंटरव्यू के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये आपको डिसाइडिंग फैक्टर बता देगी whether you are getting more questions or we'll see you next time or we'll call back। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर के क्वेश्चन ही बता देंगे एग्जैक्टली कि कहाँ स्टोरी बैठ रही है आपकी, आगे जा रहे हो या वहीं पे बैठ रहे हो। ठीक है, कि आगे और क्वेश्चंस पूछे जाएं या कहानी यहीं पे डेड एंड हो गया। सो ट्रांसपोर्ट लेयर वी नीड टू बी रियली गुड एट इट, राइट? ऑफ कोर्स जब नेटवर्क की बात हो रही है और नेटवर्क इंजीनियर इस लेयर के ऊपर आकर फंस जाए तो मतलब इट्स अ शेम ऑन अस if we don't know exactly what is this network layer, so we need to be good at this layer। So these layers are hardware engineers, hardware layers, and network engineer इन्हीं layers के ऊपर काम करेंगे, network layer, data layer, link layer और physical layer। So most of us basically are going to focus on these 3 layers। ये इन 4 layers के ऊपर, not 3, इन 4 लेयर्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस रहेंगे, थ्रू एंड थ्रू इन्हीं 4 लेयर्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा। क्यों? ये तो सीधे एप्लीकेशन लेवल से भी रिलेट करती है। तो एप्लीकेशन लेयर, the functionality of the application layer? First of all, it basically provides the interface for any user and the computer machine or like the machine। It provides the interface। ब्राउजर खोला है आपने, मतलब क्या करने वाले हो? या तो या यही तो कुछ करने वाले हो ना। तो मतलब क्या, ब्राउजर आपको प्रोवाइड कर रहा है इंटरफेस कि ये आप सर्विसेज को एक्सेस कर सको, ये सर्विसेज को यूज कर सको, यही तो प्रोवाइड कर रहा है। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन और यू कैन से एग्जैक्टली the application is basically providing you the interface that you can communicate with the machine, and then down further it provides what all type of an applications. We have the file services, FTP. Which protocol is it? So what is it that it does? File transfer protocol करता क्या है? एक मशीन से दूसरी मशीन में
को एक अब ये स्टोरी के ऊपर चलना पड़ेगा हमारे थोड़ी सी। तो नाम क्या है आपका? नकुल। सो नकुल हैड अ कंपनी जिसके अंदर एक पीसी इसने खरीदा एंड ही वाज मेकिंग like he was getting a lot of projects related to the computers and all that thing and he was working fine. एक कंप्यूटर था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब काम कर रहा था, और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा। He could not do the entire work all together खुद से, तो he hired some more guys, right? अब प्रॉब्लम ये आई, नकुल के कुछ यूजर्स थे, ए बी सी, इसके कुछ एम्प्लॉइज थे, कुछ फाइल्स ए के पास रहती थी, कुछ फाइल्स बी के पास रहती थी, कुछ फाइल सी के पास रहती थी, और नॉट ऑल द टाइम दे वर ऑल प्रेजेंट इन द ऑफिस, राइट? समटाइम्स someone was outside, someone in the office, and they were not using computers, they were using, अब आज के टाइम में कंप्यूटर्स कौन यूज करता है? सिर्फ गेमर्स, सब लैपटॉप ही यूज करते हैं, ठीक है, कि कहीं पे भी लेकर भी जा सकते हैं, और तो कभी बाहर रहते थे, कभी ऑफिस में रहते थे, तो देयर वाज एन इशू। तो पहली बात तो इनको कनेक्ट करने के लिए इसने क्या लिया, एक स्विच खरीद लिया, राइट? अब प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर कोई फाइल इसके पास में रहती थी और ये नहीं आया किसी दिन ऑफिस, ही इज ऑन द फील्ड जॉब, देन जो फाइल इसकी कंप्यूटर के ऊपर है वो कहाँ से यूज करे, एक्सेस करे? So then he, Nakul, got one server और इसके ऊपर एक FTP नाम का प्रोटोकॉल चला दिया, और ये सारी फाइल्स जो यहाँ पर हुआ करती थी A, B, C के ऊपर, वो सारी फाइल्स को वहाँ रख दिया एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर डाल दिया। अब जिसी को भी यूज करना है, उस फाइल को एक्सेस करना है, इस सर्वर को एक्सेस करो और वहाँ से फाइल डाउनलोड कर लो, या फिर वहीं पे से देखकर एक्सेस कर और वहीं पे बंद कर देना। बिसाइड्स दैट इट आल्सो प्रोवाइडेड कि आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, ऑथेंटिकेशन डाल दी कि जब तक आप यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करोगे, कोई और आकर इसको एक्सेस नहीं करेगा। नकुल के ऑफिस में बहुत सारे लोग दिन भर में आते रहते थे, तो अपना कंप्यूटर लगा कर कल को फाइल एक्सेस कर ले तो इशू, मे बी शायद से कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट था, या मे बी शायद से भी कंपनी का अकाउंट्स का डॉक्यूमेंट था, ठीक है, तो कोई और उसको एक्सेस ना करे, इसलिए उसने ऑथेंटिकेशन डाल दी। डिसाइड्स दैट इन ए बी सी में से कोई भी बाहर भी हो सकता है कभी किसी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बाहर। अब उसको रिमोट लोकेशन के ऊपर वो फाइल चाहिए, कहाँ चाहिए? रिमोट लोकेशन के ऊपर वो फाइल चाहिए। इट नकुल गॉट व्हाट, एन इंटरनेट कनेक्शन, एक राउटर लिया उसने और इसको कहाँ से कनेक्ट कर लिया? इंटरनेट से, यूजिंग ISP कनेक्शन, ठीक है। अब ये सी यूजर सपोज किसी दिन कहाँ था? रिमोट लोकेशन के ऊपर, इंटरनेट को वो भी यूज कर सकता था, इंटरनेट के रिसोर्सेज को यूज कर कहाँ आया? उसने जब रिमोट लोकेशन से भी इंटरनल रिसोर्सेज को एक्सेस करा, मे बी शायद से एक फीचर को यूज करके VPN। This type of VPN is going to known as remote VPN, ठीक है। कहीं से भी जहाँ पर आप बैठा हो वहाँ पर बैठे बैठे, छुट्टी पर गया हुआ था तो छुट्टी पर भी बैठे बैठे काम कर लिया, ठीक है। दिस इज व्हाट द अप्रोच, और इंटरनल रिसोर्सेज को यूज कर वहाँ पर चेंजेस लेकर आते थे, या चेंजेस भी कराए, नई फाइल डालनी थी, नई फाइल डाली, मे बी कोई डाउनलोड करनी थी, डाउनलोड करी। सो दिस इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अनदर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? एप्लीकेशन लेयर, फाइल ट्रांसफर की, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन। वी टॉक अबाउट प्रिंट सर्विसेज। अब आज के टाइम के अंदर तो एप्लीकेशन ऑलरेडी डली हुई आती है विंडोज़ के अंदर, बट पुराने टाइम के अंदर आपको CD डालनी पड़ती थी प्रिंटर की
साथ में आती थी, सीडी वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती थी, तब जाकर प्रिंटर का सपोर्ट मिलता था। बट आज के टाइम के अंदर नेटवर्क वाले प्रिंटर्स के अंदर विंडोज़ में, लिनक्स में, जो आपके रेड हैट लिनक्स वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू वगैरह, उनमें ऑलरेडी इनबिल्ट प्रोग्राम्स आते हैं ऑलरेडी। जस्ट नीड टू अपडेट योर विंडोज़ एंड दे विल गेट ऑल दी प्रिंट सर्विसेज। ठीक है, तो आप बस खाली उनको ऑन करो और प्रिंट सर्विसेज ऑन हो जाती है आपकी, आप प्रिंट सिग्नल्स भेज सकते हो प्रिंटर्स की तरफ। मैसेज, भैया एक बात बताओ, कौन व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहा? कंप्यूटर्स के ऊपर भी आ गए व्हाट्सएप। वी हैव अदर सर्विसेज लाइक फॉर एग्जांपल मेल वगैरह की सर्विसेज भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, आउटलुक वगैरह यूज़ करते हो, राइट? सो दिस इज़ व्हाट the message services. It provides the message services, and the protocol associated with this SMTP. There is one more protocol, Internet Message Access Protocol. एक और इसका भाई है, तेरा भाई कौन सा? पोस्ट ऑफिस। ये दोनों तो चचेरे भाई हैं। IMAP, तो इनमें से दोनों में से एक यूज कर दो। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम ही बता रहा है किस पर्पस के लिए यूज आएगी, मेल ट्रांसफर के लिए। एक क्लाइंट से सर्वर पर मेल भेजनी है। अब क्लाइंट कौन, पॉइंट है यहाँ पर, क्लाइंट कौन? आपने अपने फोन के ऊपर एक एप्लीकेशन नाम की चीज डाल रखी है, गूगल मेल, जीमेल की एप्लीकेशन डाल रखी है। एक फोन के ऊपर आपने जीमेल के ऊपर जीमेल वाली एप्लीकेशन डाल रखी है, ठीक है? और वहां पर आपने फोन पर टाइप करी एक मेल और सेंड करी। देन इन दैट केस योर कंप्यूटर, योर हैंडहेल्ड डिवाइस, योर फोन इज अ क्लाइंट एंड आपका जो जीमेल वाला जो है वो होगा सर्वर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके बाद में भी अब शायद से हो सकता है आपने मेल किसको करी है, किसी मे बी शायद से किसी yahoo.com के ऊपर करी है। सो दैट इन दैट केस योर मेल विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम योर फोन टू द सर्वर, योर गूगल मेल सर्वर, right? First it is going to go to the Google mail server and then from Google mail server to Yahoo mail server. So client to server and then server to server. Further, आपके फोन से निकली मेल और एक सर्वर पर गई। ये कौन सा सर्वर होगा? जो मेल सर्वर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज सर्वर्स और मेल एक्सचेंज सर्वर्स, राइट? तो ये था आपका गूगल का जीमेल वाला। और फिर वहां से फर्दर एक और सर्वर पे गई, तो आप देख रहे हो ये हो गया आपका क्लाइंट, क्योंकि आपके पास एप्लीकेशन थी, माइंड यू आपके पास एप्लीकेशन थी। अभी मैं इसी का एक और दूसरा सिनेरियो बताऊंगा तो वहां पर एप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है? तो क्लाइंट टू सर्वर एंड देन सर्वर टू सर्वर जब मेल जा रही है तो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स कराऊंगा, तब भी दोबारा से कराऊंगा, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज अप्रोच से पढ़ाऊंगा, बट अभी बेसिक लेवल के ऊपर समझा रहा हूँ। क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू सर्वर कौन लेकर जा रहा है? SMTP। अभी एक तो ये सिनेरियो था, और एक मैंने एप्लीकेशन नहीं डाल रखी थी, मैंने वहां पर मेरे पास में था कुछ क्रोम मतलब क्या? ब्राउजर पर मैंने टाइप करा www.gmail.com। नाउ इन दैट केस आई एम नॉट टाइपिंग अ मेल इन माय कंप्यूटर, आई एम टाइपिंग अ मेल on the server. I am accessing it using इस कनेक्शन को HTTPS से एक्सेस कर रहा हूं और टाइप कर रहा हूं कहां? मेल ऑलरेडी सर्वर पर, और सर्वर टू सर्वर मेल जाएगी।
तो वहाँ पर भी क्या कैसे जाएगी SMTP। बट यहाँ से यहाँ अब क्लाइंट नहीं, आपका कंप्यूटर क्लाइंट नहीं। क्लाइंट अगर देखा जाए तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, HTTPS पॉइंट ऑफ व्यू से। ये HTTPS की सर्विसेज यूज कर मैं एक्सचेंज सर्वर पर पहुंच रहा हूँ, ठीक है। सो ये दो डिफरेंस रहेंगे। अब यहाँ तक तो पहुंची बात की मेल पहुंची है किस तक, सर्वर तक। अब ये सर्वर से फिर दोबारा क्लाइंट तक कैसे जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि या तो यूजर उसको दोबारा से कैसे एक्सेस कर रहा है अपने कंप्यूटर को। दिन भर में शाम को थका मारा घर आया, उसके बाद में देखा भाई मेरे को कितनी मेल आ गई सुबह से। मेरे पास में मोबाइल फोन वैसा वाला नहीं है, स्मार्टफोन, ठीक है। तो घर में आकर कंप्यूटर ऑन कर इंटरनेट से कनेक्ट कर और फिर चेक करा www.googlemail.com खोल कर, तो एकदम फटाफट से खूब सारी मेल की लिस्ट आ गई, इतनी सारी मेल आई। दैट मीन्स माई कंप्यूटर इज नॉट बिकमिंग अ क्लाइंट। आई एम नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ any protocol, I am using the resources of which protocol, फिर से HTTP। और मैं सर्वर पर ही देख रहा हूँ अपनी मेल्स को। किस पर देख रहा हूँ, सर्वर पर ही देख रहा हूँ मेल्स को, अपने कंप्यूटर पर नहीं आई है मेरी मेल, क्योंकि एक्सेस तो किसको करा है, सर्वर को करा है, ठीक है। हाँ, जब आपको नोटिफिकेशन आ जाती है फोन के ऊपर, जब टिंग कर आपके मेल आ जाती है, जो भी एग्जैक्टली that means you are using an application. That means या तो आपकी Google Mail वाली एप्लीकेशन चल रही है, या फिर डिफॉल्ट एप्लीकेशंस जो आपके स्मार्टफोन में बाय डिफॉल्ट आती है, Apple ले लो और like Android ले लो। तो if that is the scenario, when on that time maybe I am using either of the two, either IMAP or POP, ठीक है। So depending on what is the best feature amongst them, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसके काफ़ी सारे वर्जन्स आ गए, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लेवल के प्रोटोकॉल्स हैं, IMAP एंड POP। बट पहले जब बने थे ये प्रोटोकॉल्स तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। आई वुड लाइक यू टू वर्क ऑन टू दिस थिंग। घर में जाकर गूगल सबके पास में है, जस्ट डू अ रिसर्च, डू योर R&Ds रिलेटेड टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द IMAP एंड द POP। व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस, why you would use IMAP and why would you use POP? This is the question। थोड़ी सी R&D कर, ठीक है। आपका इंटरेस्ट बना रहेगा अगर इन सब चीज़ों की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। बस आज के लिए इतना काफ़ी। अब मैंने आधे से ज़्यादा क्लास इधर पर पढ़ाई है, वीडियो यहाँ पर चल रहा था।